चलिए आज मिस्र के इतिहास के एक बहुत ही अहम दौर को समझते हैं। एक ऐसा नेता होस्नी मुबारक जिसने 30 साल तक राज किया, लेकिन कैसे उसकी सत्ता की नींव दरअसल दमन पर टिकी थी। तो आज हम इसी सिस्टम को, इसी व्यवस्था को डीकोड करेंगे। तो सवाल यही उठता है ना, कि कोई लीडर जो 30 साल तक सत्ता में रहा, उसे अचानक एक जन आंदोलन उखाड़ फेंकता है और फिर उसी पर अपने ही लोगों को मारने का मुकदमा चलता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 6 अक्टूबर 1981 से। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सदात की हत्या हो जाती है और उनकी जगह लेते हैं होस्नी मुबारक। यहीं से उस 30 साल लंबे शासन की शुरुआत होती है। अब देखिए, मुबारक ने सत्ता में आते ही एक ऐसा कदम उठाया जिसने अगले 3 दशकों की, आप कह सकते हैं, पूरी कहानी लिख दी। वो कदम था पूरे देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल का ऐलान। और सोचे, ये कोई टेम्पररी चीज नहीं थी, कुछ हफ्तों या महीनों के लिए नहीं। यही इमरजेंसी मुबारक के पूरे 30 साल के शासन की कानूनी बुनियाद बनी रही। इसी ने मिस्र का भविष्य तय कर दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, बहुत बुरा। लोगों के जो बेसिक अधिकार थे वो सब खत्म कर दिए गए। पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट मिल गई कि वो किसी को भी बिना किसी वजह के अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। और बहुत जल्द मनमाने ढंग से किसी को भी हिरासत में लेना और टॉर्चर करना, ये सब सरकार के सबसे आम हथियार बन गए। तो जैसा हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये तो एक पूरा सिस्टम था, एक पूरा तंत्र जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, हर तरह के विरोध को, हर आवाज को कुचल देना। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? इसके 4 मेन पिलर्स थे। पहला, सिक्योरिटी एजेंसियां जैसे SSIS, ये कानून से ऊपर थी, इनका काम था खौफ पैदा करना। दूसरा, लीगल सिस्टम, जो इमरजेंसी कानूनों का सहारा लेकर हर गलत काम को सही ठहराता था। तीसरा, पॉलिटिकल कंट्रोल, मतलब एक ही पार्टी का राज। और चौथा, इकोनॉमिक कंट्रोल, जहां करप्शन और क्रोनी कैपिटलिज्म के जरिए देश की दौलत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में थी। मतलब ये एक पूरा जाल था जिससे बचना नामुमकिन था। और इस सिस्टम की हकीकत बहुत भयावह थी। उस समय की जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि पुलिस स्टेशनों में, डिटेंशन सेंटर्स में टॉर्चर एक रूटीन बन चुका था। लोगों को पीटना, बिजली के झटके देना, ये सब रोज की बात थी, सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज न उठा सके। तो इसका असर क्या था? एक अंदाजे के मुताबिक मुबारक के शासन में किसी भी वक्त, मतलब एनी गिवन टाइम, करीब 5,000 से 10,000 लोग जेलों में बंद थे, और वो भी बिना किसी चार्ज के, बिना किसी सुनवाई के। और ये सिर्फ राजनीतिक विरोधियों के साथ नहीं होता था, हर तरह के विरोध को कुचला जाता था। जैसे 2008 में जब महल्ला अल कुबरा शहर में मजदूरों ने हड़ताल की तो सरकार ने उसे भी बेरहमी से दबा दिया। मैसेज एकदम क्लियर था, ऑर्गेनाइज होकर सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत मत करना। लेकिन दमन का प्रेशर कुकर कब तक बना रहता है? कभी ना कभी तो वो फटता ही है। और मिस्र में ये हुआ 2011 में। दशकों से जो गुस्सा सुलग रहा था, वो अरब स्प्रिंग की लहर के साथ एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। 25 जनवरी 2011 मिस्र के लोग सड़कों पर उतर आए, एक जबरदस्त जन आंदोलन। और सरकार का जवाब क्या था? वही जो वो पिछले 30 सालों से कर रही थी, दमन। लेकिन इस बार ये और भी ज्यादा क्रूर और जानलेवा था। ये आंदोलन सिर्फ 18 दिन चला और इन 18 दिनों में एक अंदाजे के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 840 प्रदर्शनकारियों की जान ले ली। 840 मौतें और इसके अलावा 6,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये उस क्रैकडाउन की कीमत थी। और इसी दौरान एक घटना हुई जिसे गर्ल इन द ब्लू ब्रा इंसिडेंट के नाम से जाना गया। इसकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये लोगों को जलील करने की, उनकी इंसानियत छीनने की कोशिश थी। और ये घटना उस पूरे दमन का एक सिंबल बन गई। तो आंदोलन के बाद मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी, वो चले गए। लेकिन एक बड़ा सवाल बाकी था, क्या अब इंसाफ होगा? और इंसाफ की ये लड़ाई शायद मुबारक के शासन से भी ज्यादा पेचीदा निकली। मुबारक पर जो केस चला, उसकी कहानी भी देखिए कितनी अजीब है। 2012 में उन्हें प्रदर्शनकारियों की हत्या में शामिल होने के लिए उम्र कैद हुई। लगा कि न्याय हो गया। लेकिन फिर 2013 में ऊपरी अदालत ने फैसला पलट दिया और फिर एक लंबे रीट्रायल के बाद 2017 में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। ये बहुतों के लिए एक झटका था। ऐसा लगा जैसे सिस्टम खुद को बचाने में कामयाब हो गया। तो मुबारक तो चले गए, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है।
मिस्र का जो पावरफुल सिक्योरिटी सिस्टम है वो आज भी बहुत प्रभावशाली है। मानवाधिकारों के हनन पर कोई जवाबदेही न होने का कल्चर, कमजोर विपक्ष और समाज में गहरी आर्थिक और सामाजिक खाई, ये सब मुबारक के दौर की ही देन है जिसका असर आज भी मिस्र पर दिखता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब दमन ही सिस्टम बन जाए, जब जुल्म ही कानून का रूप ले ले, तो फिर न्याय का, इंसाफ का असल में मतलब क्या रह जाता है।